हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज के सेशन में हम लोग एसएससी सीपीयू एसआई मेंस पेपर में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ये पेपर कंडक्ट हुआ था 26 जुलाई 2021 को। आज हम जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो सभी एक ही टॉपिक पर रिलेटेड होंगे और वो है इम्प्रूवमेंट। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सेंटेंस दिया हुआ है, नो सूनर शी हैड पुट द बेबी टू स्लीप व्हेन अ लाउड नॉइज वॉक हिम अप। अब आपको देखना है कि जो अंडरलाइन सेगमेंट है नो सूनर शी हैड, क्या इसको सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको चेक करना है कि क्या कोई ऑप्शन के द्वारा जो सेंटेंस है उसका अंडरलाइन सेगमेंट को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अथवा नहीं। देखिए, नो सूनर एक नेगेटिव वर्ड है। अब हम लोगों ने पढ़ा है कि नो सूनर या फिर कोई भी नेगेटिव वर्ड हो जैसे कि स्कैर्सली, हार्डली एटसेट्रा, इनके बाद हम इन्वर्टेड फॉर्म का यूज़ करेंगे। अब इन्वर्टेड फॉर्म क्या होती है? इन्वर्टेड फॉर्म में आप सबसे पहले जो नेगेटिव वर्ड है उसका यूज़ करते हैं, फिर ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करते हैं, फिर सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, फिर वर्ब का यूज़ होता है और उसके बाद में रेस्ट ऑफ द सेंटेंस का यूज़ होता है। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि नो सूनर के जस्ट बाद इन्होंने सब्जेक्ट का यूज़ करा है, जबकि ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ उसके बाद करा है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाता है। दूसरा, हम इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि नो सूनर के साथ इन्होंने वैन का यूज़ करा है, जबकि नो सूनर के साथ ओनली देन का यूज़ होता है। तो ये आपका गलत हो जाता है, अर्थात कि कुछ ना कुछ ऑप्शन में से और ठीक होगा जो इसको सब्स्टिट्यूट कर सकेगा। तो आपका ऑप्शन सेकंड गलत हो जाता है। नो सूनर शी डिड, अब नो सूनर के साथ इन्होंने शी का यूज़ किया है, ना कि डिड का। अगर डिड का यूज़ यहाँ होता तब हम लोग इसको फर्दर एग्जामिन करते, लेकिन इन्होंने नो सूनर के जस्ट बाद शी का यूज़ किया है, तो ये भी गलत हो जाता है। अब देखते हैं ऑप्शन थर्ड को एक्सप्लोर करते हैं। एज सुन एज शी हैड पुट द बेबी टू स्लीप, जैसे ही उसने बच्चे को सुलाया, व्हेन ए लाउड नॉइज वॉक हिम अप। और ऑप्शन 4 स्कैर्सली हैड शी, अब स्कैर्सली नेगेटिव वर्ड है, उसके बाद इन्होंने ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ किया और सब्जेक्ट का, ये कॉम्बिनेशन ठीक है। दूसरा, हम लोगों ने पढ़ा है कि स्कैर्सली के साथ कॉम्बिनेशन में हम लोग वैन का यूज़ करते हैं, सेंटेंस में भी वैन का यूज़ हुआ है। तो ऑप्शन 3 ठीक ना होकर के जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 4। सो द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन 4, स्कैर्सली हैड शी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेंटेंस दिया हुआ है, आई विश्ड आई हैव ट्राइड मोर हार्डर। अब हैव ट्राइड मोर हार्डर को देखना है कि क्या इससे भी कुछ अप्रोप्रिएट ऑप्शन हम लोगों के पास है, और अगर नहीं है तो नो सब्स्टिट्यूशन हमारा आंसर होगा। चलिए एग्जामिन करते हैं। देखिए, ये है प्रिंसिपल क्लॉज और ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब हमें पता है कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी वो भी पास्ट में होगी, लेकिन सेंटेंस में हैव दिया हुआ है जो कि गलत है। हैव प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा, इन्होंने यहाँ पर मोर के साथ हार्डर का यूज़ किया है। एक तो हार्डर अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है हार्ड की, और उसके साथ में इन्होंने मोर का यूज़ किया है जो कि गलत है। अब क्योंकि हम ER ऐड करके हार्ड के कंपैरेटिव डिग्री बना सकते हैं, तो उसके साथ में मोर सुपरफ्लुअस हो जाता है, अनावश्यक हो जाता है। अब हम लोगों को देखना है कि एक तो हैव के स्थान पर इसकी पास्ट फॉर्म हो, और दूसरा वो ऑप्शन ठीक होगा जहाँ पर हार्डर का यूज़ होगा और मोर का यूज़ नहीं होगा। चलते हैं एग्जामिन करते हैं। पहला तो आपका गलत हो ही जाता है, दूसरा पास्ट में है और हार्डर भी है, ये ठीक हो सकता है, लेकिन ऑप्शन थर्ड और फोर्थ भी एग्जामिन कर लेते हैं। तब तक के लिए इसको हम ठीक मान के चलते हैं। यहाँ पर पास्ट में है लेकिन हार्ड के साथ में इन्होंने मोर का यूज़ किया है। अगर यहाँ हार्डर होता तब ये ठीक होता, जैसा कि ऑप्शन सेकंड में है, इसलिए ये अब गलत हो जाता है। फोर्थ इसलिए गलत हो जाता है कि हैव का यूज़ हुआ है और सुपरलेटिव डिग्री का, सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का यूज़ होता है, तो इस प्रकार से ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दे हु वांट्स टू प्ले शुड लीव द क्लास, जो खेलना चाहते हैं क्लास छोड़ दें या उन्हें क्लास छोड़ देनी चाहिए। हु के बाद जो वर्ब होती है वो वर्ब हु से पहले जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग होती है। अब दे के अकॉर्डिंग हम लोग अगर सपोज करें दे का यूज़ सही मान लेते हैं तो दे के साथ वांट्स का यूज़ नहीं होगा। ऑप्शन थर्ड गलत हो जाएगा, क्योंकि दे है प्लूरल और वांट के साथ एस का यूज़ केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही हो सकता है। ऑप्शन फर्स्ट एक्सप्लोर करते हैं। दोज हु वांट, जो वांट का यूज़ हुआ है वो दोज के अकॉर्डिंग हुआ है, बिल्कुल सही है। दे हुम वांट्स बिल्कुल गलत हो जाएगा। दोज हु वांट्स
अब दोज भी प्लूरल है, दोज के साथ वांट्स भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन फर्स्ट दोज हु वांट इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिज फाइन वॉइस, उसकी मधुर आवाज, हैज नेवर हर्ड इन दिस हॉल अगेन। इससे पहले कि हम लोग ऑप्शन एक्सप्लोर करें, इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं कि मीनिंग क्या कन्वे करना चाह रहा है। उसकी मधुर आवाज इस हॉल में पुनः कभी नहीं सुनी जा चुकी है या कभी नहीं सुनी गई है। अब ये समझने की कोशिश कीजिए कि उसकी जो मधुर आवाज़ है वो सुनी गई है किसी के द्वारा। अगर हम लोग बाय हिम या बाय दैम इस तरह से देखें तब हम लोगों को समझ में आता है कि ये पैसिव वॉइस में है, ना कि एक्टिव वॉइस में। इसका एक्टिव वॉइस किस प्रकार से हो सकता है? दे हैव नेवर हर्ड हिज फाइन वॉइस इन दिस हॉल अगेन। उन्होंने उसकी मधुर आवाज़ इस हॉल में दोबारा नहीं सुनी है। ये तो हुआ एक्टिव वॉइस। लेकिन अगर हम लोगों को इसका पैसिव बनाना है तो हिज फाइन वॉइस हैज़ नेवर बीन हर्ड, इस प्रकार से बनेगा। सेंटेंस में बीन का यूज़ होगा, लेकिन जो क्वेश्चन में हम लोगों को सेंटेंस दिया हुआ है वहाँ पर कहीं भी बीन का यूज़ नहीं है। अगर बीन का यूज़ होता तो ठीक होता। अब हम लोगों ने समझ लिया है कि सेंटेंस को पैसिव वॉइस में दिया हुआ है और इसका करेक्ट फॉर्म हम लोगों को यूज़ करना है। हिज फाइन वॉइस विल नेवर हियर, उसकी मधुर आवाज़ कभी नहीं सुनेगी। नेवर भी हर्ड कुछ नहीं होता है, क्योंकि नेवर के साथ कोई भी और ऑक्सिलरी वर्ब नहीं यूज़ की गई है। तीसरा, नो सब्स्टिट्यूशन पहले ही गलत हो चुका है। और ऑप्शन 4 कहता है कि विल नेवर बी हर्ड, ये पैसिव वॉइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम लोग ऑप्शन 4 को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो सेंटेंस कुछ इस प्रकार से बनेगा, हिज फाइन वॉइस विल नेवर बी हर्ड, कभी नहीं सुनी जाएगी इस हॉल में दोबारा। क्या नहीं सुनी जाएगी? उसकी मधुर आवाज़। तो ऑप्शन 4 इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन विच कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ही इज डिटरमाइंड इन एक्सपेंडिंग हिज बिजनेस। डिटरमाइंड का अर्थ होता है ठान लेना, एक्सपेंडिंग होता है बढ़ाना, विस्तार करना। तो उसने अपने बिजनेस को विस्तार करने की ठानी है। डिटरमाइंड के साथ हम लोग टू का यूज करेंगे और टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। शी आस्क्ड फ्रॉम मी दैट आई हैड सीन द मूवी और नॉट। क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें उससे पहले आप लोग एक सेंटेंस देखिए। शी सेड टू मी हैव यू सीन द मूवी और नॉट। डायरेक्ट सेंटेंस है, इसको आपको इनडायरेक्ट बनाना है तो क्या कहेंगे? शी आस्क्ड मी वेदर या फिर इफ आई हैड सीन द मूवी और नॉट। अब आते हैं सेंटेंस की तरफ। शी आस्क्ड फ्रॉम मी दैट आई हैड सीन द मूवी और नॉट। अब हम लोगों ने देखा कि आस्क्ड के साथ फ्रॉम का यूज़ कहीं नहीं हुआ है, तो फ्रॉम का यूज़ गलत हो जाएगा। हर वो ऑप्शन जहाँ पर इन्होंने फ्रॉम का यूज़ किया है वो ऑप्शन गलत होगा। पहले उनको एलिमिनेट कर लेते हैं। ऑप्शन 4 गलत है, ऑप्शन 3 गलत है। हमने देखा कि आस्क्ड के बाद सीधा ऑब्जेक्टिव केस आया है, कोई भी प्रीपोजिशन किसी प्रकार की यूज़ नहीं हुई है। तो ऑप्शन 2 जिसमें टू का यूज़ किया है वो भी गलत हो जाता है। फर्दर एक्सप्लोर करते हैं। शी आस्क्ड मी, हम लोगों ने देखा कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें हम लोग वेदर या इफ़ का यूज़ करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में। ऑप्शन 1 में वेदर का यूज़ हुआ है, उसके बाद में हैड का यूज़ हुआ है और हैड के साथ वर्ब की 3rd फॉर्म का। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। सेंटेंस है, इट इज़ टाइम फॉर द चिल्ड्रन टू गो टू बेड। बच्चों के सोने का समय हो गया है। अब टू गो टू बेड सही है या इसको किसी और ऑप्शन से सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, ये कंक्लूड करने से पहले हम लोग समझते हैं इट इज़ टाइम और इट इज़ हाई टाइम एटसेट्रा का यूज़ किस प्रकार से होता है। देखिए, इन फ्रेजेस का यूज़ 2 प्रकार से किया जाता है। एक तो कि इट इज़ टाइम प्लस सब्जेक्ट
प्लस वर्ब का पास्ट फॉर्म, जैसे कि इट इज टाइम वी वेंट होम। दूसरा, इट इज टाइम प्लस इन्फिनेटिव, जैसा कि क्वेश्चन में हुआ है। इट इज टाइम के साथ में इन्फिनेटिव, टू गो टू बेड। टू गो इन्फिनेटिव है। एग्जाम्पल समझते हैं। इट इज टाइम टू स्टार्ट पैकिंग। देखिए, इस वाली फॉर्म का यूज हम करते हैं वर्तमान समय में किसी बात को बोलने के लिए, और ये दिखाता है कि किसी कार्य को शुरू करने में थोड़ा सा विलंब हो चुका है। जैसे कि इट इज टाइम वी वेंट होम, समय है घर जाने का। और दूसरा, इट इज टाइम टू स्टार्ट पैकिंग, ये बताता है कि बोलने वाला और जो सुनने वाला है वो एक साथ हैं, कि इट इज टाइम टू स्टार्ट पैकिंग या फिर इट इज टाइम टू गो टू बेड। अब किसी से कहा ही जा रहा होगा कि बच्चों के सोने का समय हो गया है, तो ये बिल्कुल ठीक है। इट इज टाइम के बाद हम लोग दो ही प्रकार से सेंटेंस को बनाते हैं, एक तो कि सब्जेक्ट और वर्ब का पास्ट फॉर्म हो, दूसरा इन्फिनेटिव हो। तो यहाँ पर इस प्रकार से बनाया हुआ है, जो कि बिल्कुल सही है। किसी भी सब्स्टिट्यूशन की इसमें आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। सेंटेंस दिया हुआ है, ही रिप्लाइड माई लेटर आफ्टर अ मंथ। देखिए, अंडरलाइन सेगमेंट में हम लोगों को दो चीजें एक्सप्लोर करनी है, एक तो रिप्लाइड और एक माइन। सबसे पहले ये समझिए कि रिप्लाई के साथ किसी भी चीज का रिप्लाई, जैसे कि लेटर या फिर क्वेश्चन एटसेट्रा का रिप्लाई देने के लिए रिप्लाई के बाद में टू प्रीपोजिशन का यूज होता है। इस हिसाब से ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। ऑप्शन 3 और 4 को फर्दर हम एक्सप्लोर करेंगे, उसके लिए हमको माई और माइन का डिफरेंस पता होना चाहिए। तो चलिए समझते हैं माई और माइन का यूज हम किस किस प्रकार से कर सकते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले देखिए कि माई जो है वो पोजेसिव एडजेक्टिव है, ये पोजेशन को, ऑनरशिप को बताता है। अब एडजेक्टिव है तो इसके बाद कोई ना कोई वर्ड आएगा जिसकी ये विशेषता हम लोगों को बताए। माइन इज अ पोजेसिव प्रोनाउन, ये प्रोनाउन है। माई इंडिकेट्स द पोजेशन ऑफ नाउन दैट फॉलोज इट, उस नाउन की ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है या जिससे पूर्व इसका यूज किया जाता है। माइन रिप्लेसेस द नाउन फ्रेजेस टू अवॉइड रिपीटेशन, और अगर हम माइन का यूज कर रहे हैं तब हम लोग नाउन का यूज उसके बाद में नहीं करेंगे। माई इज इमीडिएटली फॉलोड बाय नाउन, माई के बाद में नाउन आएगा ही आएगा और माइन के बाद में नाउन नहीं आएगा। देखिए, दो सेंटेंस से समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज माई बुक और दूसरा है दिस बुक इज माइन। यहाँ पर माई का यूज पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में हुआ है, माई के बाद में नाउन है बुक, और यहाँ पर पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है माइन का। इसके साथ कहीं भी कोई भी नाउन नहीं है, जो कि हमने पढ़ा है। अब वापस से सेंटेंस की तरफ चलते हैं। तो माइन के साथ नाउन का यूज हुआ है, जो कि गलत है। तो रिप्लाइड टू माई लेटर, ये ठीक होगा, माइन लेटर नहीं होगा, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। सेंटेंस दिया हुआ है, द रिवर ओवरफ्लू इट्स बैंक्स इन दी मानसून, नदी मानसून में अपने किनारों से ऊपर बही। हम लोगों को दो चीजें एग्जामिन करनी है, एक तो ओवरफ्लू और दूसरा इट्स बैंक्स। क्या ये सही है, और अगर सही नहीं है तो किस ऑप्शन के सब्स्टिट्यूशन से सेंटेंस ठीक हो जाएगा, ये हम लोगों को देखना है। सबसे पहले हम लोग ओवरफ्लू को एग्जामिन करते हैं। आप लोगों ने दो चीज पढ़ी होंगी, एक तो होता है फ्लाई, एक होता है ओवरफ्लो। ओवरफ्लो जरूरत से ज्यादा बहना। ओवरफ्लो का यूज जब वर्ब के तौर पर होता है तो इसका अर्थ होता है सैलाब आना, ये इसकी प्रेजेंट फॉर्म है। और अगर हम पास्ट फॉर्म की बात करते हैं तो है ओवरफ्लोड, और इसकी जो थर्ड फॉर्म होगी ये हो गया सेकंड फॉर्म, और जो थर्ड फॉर्म होगी वो भी ओवरफ्लोड ही होगी। वहीं जब हम फ्लाई की बात करते हैं तो इसका सेकंड फॉर्म होती है फ्लू और थर्ड फॉर्म होती है फ्लोन। तो सामान्यतः पेपर में यही पूछा जाता है कि ओवरफ्लो की सेकंड फॉर्म ओवरफ्लू या ओवरफ्लोन इस तरह से थर्ड फॉर्म कर देते हैं, जो कि गलत है। इसका जो पास्ट फॉर्म होगा वो होगा ओवरफ्लोड। फिर आगे आता है इट्स बैंक्स। देखिए, इट्स बैंक्स का मतलब होगा इट इज बैंक्स, जबकि हम लोगों को दिखाना है कि नदी के किनारे। तो नदी के किनारे को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे
विदाउट अपोस्ट्रोफी वाला इट्स, ना कि ये वाला। जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा ओवरफ्लोड इट्स बैंक्स। ऑप्शन सेकंड सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्लीज हियर टू व्हाट आई एम सेइंग। आंसर जानने से पहले हियर और लिसन में डिफरेंस क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हियर एक घटना को बताता है और लिसन एक एक्शन अर्थात क्रिया को बताता है। घटना अपने आप होती है और एक्शन किसी के द्वारा किया जाता है। आगे, इट इज समथिंग, ये ऐसा कुछ है, विच हैपन्स, जो होता है, टू अस एज अ नेचुरल प्रोसेस, अपने आप जो होता है हियर, और जो हम जानबूझकर या समझदारी के साथ करते हैं वो होता है लिसन। कैसे? सडनली आई हर्ड अ नॉइज, मैंने सुनी, कहीं कुछ आवाज हुई तो मुझे सुनाई दी नेचुरली। दूसरा, व्हाट शी सेड, उसने जो कहा, आई लिसन्ड वेरी केयरफुली, उसने जो कहा उसको मैंने बहुत ध्यानपूर्वक सुना। यहां मैंने जानबूझकर सुना। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया कि हियर का यूज वहां होगा जहां पर सुनाई का यूज नेचुरल सेंस में होगा और लिसन का यूज वहां होगा जहां पर सब्जेक्ट केयरफुली या जानबूझकर सुनने का प्रयास करेगा। दूसरा, हर्ट के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं होता, जबकि लिसन के साथ हम लोग टू का यूज करते हैं। वापस से क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लीज हियर टू, हियर के साथ टू का यूज हुआ है, गलत है। और ये समझिए कि सब्जेक्ट क्या कहना चाह रहा है कि कृपया सुनिए जो मैं कह रहा हूं। नेचुरली नहीं है, जो सब्जेक्ट चाह रहा है कि जो सुनने वाले हैं वो उसको ध्यान से सुने। फर्स्ट ऑप्शन में लिसन मी, टू का यूज नहीं हुआ है, गलत है। प्लीज बी हेयरिंग विच आई एम सेइंग, गलत है, कोई सेंस नहीं बन रही। थर्ड ऑप्शन आपका गलत ऑलरेडी हो चुका है। और फोर्थ ऑप्शन आपका कहता है कि लिसन टू व्हाट, जो कि बिल्कुल सही है। लिसन का भी यूज होगा और लिसन के साथ में टू का भी यूज किया गया है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। द प्रिजनर वाज सेट एट फ्रीडम अर्ली, जो कैदी है उसको जल्दी छोड़ दिया गया। सेट एट फ्रीडम नहीं होगा, सीधा सीधा सेट फ्री का यूज करेंगे हम लोग, जिसका अर्थ होता है मुक्त कर देना या छोड़ देना। सेंटेंस कहता है आई एम मच टॉलर देन आई वॉज अ ईयर अगो। अब आपको देन आई वॉज अ ईयर अगो को देखना है कि क्या ये सही है या फिर इसको सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का यूज हुआ है। हम लोगों को पता है कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ में देन का यूज होता है, ये सही है। तो ऐसे सभी ऑप्शन जहां पर देन का यूज नहीं हुआ है वो गलत हो जाएंगे, जैसे कि ऑप्शन फर्स्ट गलत हो जाएगा और ऑप्शन सेकंड गलत हो जाएगा। अब बचता है ऑप्शन 4 और ऑप्शन 3। देन आई वॉज अ ईयर अगो, मैं हूं उससे लंबा जितना कि मैं एक साल पहले था। सेंटेंस दिया हुआ है वो बिल्कुल सही सेंस कन्वे कर रहा है। अगर हम इसको ऑप्शन 4 से सब्स्टिट्यूट करते हैं तो सेंटेंस का जो मीनिंग है वो पूरा नहीं निकलता है। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, दैट इज नो सब्स्टिट्यूशन। देखिए, नो इम्प्रूवमेंट वाले क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा ट्रिकी यही होता है कि हो सकता है जो कैंडिडेट है उसको लगे कि एक या एक से ज्यादा ऑप्शन ठीक हैं, लेकिन क्वेश्चन में सबसे पहले डायरेक्शन दी हुई होती है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट। हो सकता है आपको एक या एक से ज्यादा ऑप्शन अप्रोप्रिएट लगे, लेकिन उनमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वही आपका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो ऑप्शन है 3, यानी कि जैसा सेंटेंस है वो बिल्कुल ठीक है। अगला सेंटेंस है ही लॉस्ट हिज हर्ट बिकॉज ही कुड नॉट कॉप विद द डिफिकल्ट सिचुएशन। उसने लॉस्ट हिज हर्ट क्योंकि ही कुड नॉट, वो नहीं कर सका, कॉप विद, सहन नहीं कर सका, द डिफिकल्ट सिचुएशन, कठिन परिस्थितियां। एक तो होता है लूज वंस हर्ट और एक होता है लूज हर्ट। इसका अर्थ होता है हिम्मत खो देना या धैर्य छोड़ देना, और इसका अर्थ होता है प्रेम में पड़ना। अब आप लोग खुद सोचिए कि क्या सेंटेंस में हिम्मत खोने की बात हो रही है या फिर प्रेम में पड़ने की बात हो रही है। बहुत क्लियर है कि वो उस कठिन परिस्थितियों को सहन नहीं कर सका, इसलिए उसने हिम्मत छोड़ दी। तो लूज हर्ट का यूज होगा। लूज के बाद में या हर्ट से पहले हम लोग किसी भी प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे, तो हिज का यूज भी गलत है और दा का यूज भी गलत है। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। सेंटेंस है ही वेंट टू फॉरेन फॉर हायर एजुकेशन। वेंट टू फॉरेन को देखना है कि क्या ये सही है या फिर गलत है। देखिए, 2 वर्ड हम लोग सुनते हैं, एक फॉरेन एक अब्रॉड।
सामान्य बोलचाल की भाषा में आमतौर पर सुनते हैं कि वो फॉरेन चला गया। यहाँ पर फॉरेन का यूज विदेश को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, लेकिन ग्रामेटिकली ये इनकरेक्ट होता है क्योंकि फॉरेन एक एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव है तो इसके बाद में कोई नाउन आएगा, तो अगर फॉरेन कंट्री है तब तो ठीक है, लेकिन खाली फॉरेन का यूज गलत हो जाता है। इसका अगर हम लोग हिंदी मीनिंग देखें तो होता है विदेशी, जबकि अब्रॉड एक एडवर्ब है और इसका अर्थ होता है विदेश। दूसरा, अब्रॉड से पहले हम लोग किसी भी प्रकार की प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, जैसे कि यहाँ पर टू का यूज हुआ है वो गलत होगा। ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकंड पहले ही गलत हो चुके हैं क्योंकि इनमें फॉरेन का यूज हुआ है, तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डोंट लूज साइट ऑफ योर गोल, अपने लक्ष्य को ओझल मत होने दो। लेस्ट यू शुड फेल, ऐसा ना हो कि तुम विफल हो जाओ। नियम ये कहता है कि लेस्ट के साथ में शुड का यूज होगा और शुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये ठीक है, लेकिन हम लोग बाकी ऑप्शन भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। लेस्ट यू शुडंट गलत है। अनलेस ऑलरेडी नेगेटिव है तो इसके साथ में नेगेटिव का यूज नहीं होगा। सच दैट का अर्थ है ऐसा है कि, और लेस्ट का अर्थ है ऐसा न हो कि। स्पष्ट है कि जो ऐसा ना हो कि से ही सेंटेंस का करेक्ट सेंस बनता है, इसलिए ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर विच इज नो सब्स्टिट्यूशन। सेंटेंस है ही प्रोमिस्ड टू डिलीवर द गुड्स यस्टरडे, उसने जो सामान है उनको डिलीवर करने का प्रॉमिस किया था। कब किया था? कल को डिलीवर करने का, बीते हुए कल की बात हो रही है। फिर आगे क्वेश्चन टैग दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन टैग के दो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, जबकि यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये गलत हो जाता है। दूसरा नियम क्या कहता है कि जिस टेंस में सेंटेंस बना है उसी टेंस में क्वेश्चन टैग बनाएंगे। तो सेंटेंस बना है हमारा पास्ट इंडेफिनिट में, यहाँ पर क्वेश्चन टैग भी पास्ट इंडेफिनिट में है, लेकिन ये पहला जो रूल है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होना चाहिए, उस पर खरा नहीं उतरता है, इसलिए ये गलत हो जाता है। फर्दर हम एक्सप्लोर करते हैं। वुड ही भी गलत हो जाएगा, इजंट इट भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही है क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट में भी है और नेगेटिव भी है। आगे चलते हैं। व्हाट काइंड ऑफ द बुक डू यू वांट। देखिए जो टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ टाइप के कॉम्बिनेशन हैं, इनका यूज दो तरह से होता है। एक तो होता है थोड़ा सा की सेंस में, ही इज टाइप ऑफ कंफ्यूज्ड, वो थोड़ा कंफ्यूज सा है। और दूसरा किस प्रकार का, की सेंस में यूज होता है। व्हाट टाइप ऑफ म्यूजिक यू लाइक, या फिर डू यू लाइक। जब हम लोग किस प्रकार की सेंस में टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ का यूज करते हैं तो उसके बाद जो नाउन होगा वो सिंगुलर होगा, उसके साथ किसी भी प्रकार की आर्टिकल का हम लोग यूज नहीं करेंगे। इस हिसाब से ऑप्शन ये भी गलत हो जाता है, ये भी। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। सेंटेंस दिया हुआ है द पोर्टर डिनाइड टू टेक द मनी। पोर्टर का अर्थ होता है बोझा ढोने वाला, तो जो बोझा ढोने वाला है उसने पैसा लिए जाने से इनकार कर दिया। तो डिनाइड अब एक ऐसी वर्ब है, इसके बाद में सीधा आप लोग जिरंड का यूज करेंगे, इन्फिनेटिव का यूज नहीं करेंगे। तो डिनाइड के बाद में यूज होगा टेक और उसकी आईएनजी फॉर्म का। तो डिनाइड टेकिंग इज द करेक्ट आंसर। जैसे डिनाइड है इसी तरीके से स्टॉप है, लव है, डिसलाइक है, बहुत सारी ऐसी वर्ब हैं जिनके बाद में हम लोग इन्फिनेटिव का यूज नहीं करते हैं, सीधा जिरंड का यूज करते हैं, अर्थात वर्ब और उसकी आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से ऑप्शन सेकंड सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज नो एक्सेप्शन विद दीज रूल्स। देखिए एक्सेप्शन के बाद में टू का यूज करते हैं हम, विद का यूज नहीं होगा। तो एक्सेप्शन टू दीज, अब दीज और रूल, या तो दीज के बाद में रूल्स आता या फिर रूल के लिए हम लोग दिस या दैट का यूज करेंगे। बहुत क्लियर है, दीज के साथ हम लोग प्लूरल नाउन का यूज करेंगे। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन सेकंड, एक्सेप्शन के बाद टू का यूज हुआ है और रूल सिंगुलर है तो उसके साथ में दिस का यूज हुआ है। ऑप्शन थर्ड और ऑप्शन फोर्थ डिफरेंट रीजंस की वजह से गलत हो जाते हैं, तो ऑप्शन सेकंड सही आंसर है। सेंटेंस दिया हुआ है कि नन अदर बिसाइड यू आर नोइंग द ट्रूथ। बिसाइड यू आर नोइंग को देखना है कि क्या इस सेगमेंट को इम्प्रूव किया जा सकता है। सबसे पहले
हम समझ लेते हैं कि नो जिसका अर्थ होता है जानना एक ऐसी वर्ब है जिसका हम कंटिन्यूअस नहीं बना सकते, लेकिन क्वेश्चन में यू आर नोइंग का यूज़ किया गया है जो कि गलत है। इसी प्रकार से ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन थर्ड और ऑप्शन फोर्थ गलत हो जाते हैं क्योंकि इन सभी में नोइंग के यूज़ को जस्टिफाई किया गया है। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट। अब देखिए यू के बाद इन केस अगर आप लोगों को लगता है कि भाई यू के साथ नोज का प्रयोग किस प्रकार से किया गया है, जबकि यू के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हम लोग करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये जो नो का यूज़ यहाँ किया गया है और इसके साथ में एस का यूज़ किया गया है, ये यू के अगेंस्ट नहीं किया गया है, ये किया गया है नन के लिए, नन अदर देन यू नोज, कोई नहीं तुम्हारे अलावा। अब नन होता है सिंगुलर, तो नन के लिए नो और उसके साथ में एस का यूज क्वेश्चन में किया गया है। चलते हैं आगे। इट इज टाइम वी शुड हैव डन समथिंग यूजफुल। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इन सब के बारे में हम लोग पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ कौन सा रूल अप्लाई होगा? इट इज टाइम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पास्ट फॉर्म। इट इज टाइम सब्जेक्ट और यहाँ पर यूज होगा वर्ब का पास्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? डन, इसकी पास्ट फॉर्म होगा डिड, तो शुड हैव डन के स्थान पर हम लोग यूज करेंगे डिड का। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। सेंटेंस दिया हुआ है कि अकॉर्डिंगली टू माई ओपिनियन योर एसे इज द बेस्ट। अब अकॉर्डिंगली टू माई ओपिनियन को देखना है कि क्या ये सही है या इसको सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। देखिए माई और माइन का यूज हम लोग पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, उसके हिसाब से माइन के साथ में ओपिनियन का यूज गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन थर्ड गलत हो जाते हैं। एग्जामिन करते हैं ऑप्शन सेकंड और ऑप्शन फोर्थ को, जो सेंटेंस दिया हुआ है उसको सही मानते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ अकॉर्डिंगली का यूज हुआ है। अकॉर्डिंगली का अर्थ होता है परिणाम स्वरूप या फिर उसी तरह से, उसी प्रकार से। अगर यहाँ पर अकॉर्डिंगली का यूज किया जाता है तो सेंस गलत बनता है, मेरी ओपिनियन के उसी प्रकार से या मेरी ओपिनियन के परिणाम स्वरूप। ओपिनियन का अर्थ होता है राय, तो जो बेस्ट या मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 4। सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू मेरे साथ जुड़ने के लिए।